एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो उसे कहती है कि एक डिकेड पहले तुम्हारा और मेरा तो ब्रेकअप हो गया था। अब मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं तुम्हारा इससे क्या लेना देना। ये सुनने के साथ दिंगरू इलोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से शंघाई वापस आना होगा। अगर तुम वापस ना आई तो ये बात याद रखना कि मैं किसी को मार दूंगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हे केशन जैसे ही उसकी धमकी सुनती है इसी के साथ ही वो काफी डर गई थी। चैनफू आगे बढ़कर उसके पास खड़ा हो जाता है और उसे इशारा करके कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो हूँ। तो इसकी वजह से उसे अब हौसला मिला था। हेकेशिन फिर गुस्से से दिंग रुइलोंग को कहती है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम शिन शिन के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पहले इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी शंघाई वापस नहीं आ रही। और ये सब कुछ कहने के साथ उसने जैसे ही कॉल को काट दिया था। दिन दुलों को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन सामने वाली टेबल के ऊपर देकर मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी कॉल काटी। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो फिर मैं तुम्हारी खाल उखेड़ कर रख दूंगा। जबकि उधर वो चैन हिकेशिन को कहता है तुम्हारे सामने एक पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हेकेशिन को इससे इतना ज़्यादा भरोसा मिला था कि वो उसके गाल के ऊपर किस करती है और कहती है कि टीचर वो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो फिर उसे किस करना स्टार्ट करती है कि तभी पूछन अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिस पर वो कहती है कि टीचर वो आखिर तुम साइड पर क्या देख रहे हो। वो चैन अब उन दोनों के केस की फ़ोटो खींच लेता है और वो फिर हिकेशिन को कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि वो काफ़ी गुस्से में है तो क्यों ना फिर उसके और गुस्से को बढ़ाया जाए। क्योंकि फ़िलहाल तो वो दोंगाई नहीं आ सकता तो मैं ये फ़ोटो तो उसे भेजूंगा। जब वो गुस्से में आएगा तो कोई ना कोई बड़ी गलती ज़रूर करेगा। हिकेशिन कहती है कि टीचर आपका ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और क्या ये मेरे लिए सब कुछ करना ठीक रहेगा। और बदकिस्मती की बात तो यही है कि शिनशिन अभी घर पर है तो इसलिए मैं सारे कपड़े तो नहीं उतार सकती लेकिन बस थोड़ा बहुत ही दिखा सकती हूँ। और ये देखकर भोचन कहता है कि बस इतना ही काफ़ी रहेगा। खैर जैसे ही वो वहाँ से बाहर आया था तो उसे 3 घंटे हो गए थे और वो कहता है कि अब डबल एजेंट मैंगो जून हाउस से मिलने का वक्त आ गया है। ये जैसे ही उससे मिलने के लिए गया था तो इस पर वो कहता है कि मिस्टर वू दिन रुई ने मुझे कहा है कि मैं ही शी किन ही शिन शिन और तुम्हारे ऊपर नज़र रखूं। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो चैन मिंग को कहता है कि मैं भी तुमसे इसी के बारे में बात करने के लिए आया था। मैं तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दे रहा हूँ। तुम मुझे फ़ोटोज़ जाकर उसे दे देना और कहना कि तुमने जब मेरे ऊपर नज़र रखी थी उस वक्त तुमने इन फ़ोटोज़ को खींचा था। मिंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर वू आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये मैसेज मैं उसे डिलीवर करूँगा तो इससे आपको भला क्या फ़ायदा होगा। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि इसके पीछे मेरी अपनी ही एक रीज़न है। जैसे मैंने तुम्हें कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ये ना सिर्फ सेफ है बल्कि इसकी वजह से तुम उसका ट्रस्ट भी गेन करने में कामयाब हो जाओगे। तो मिंग अब उन फोटोज़ को रख लेता है और उसे कहता है कि ठीक है मिस्टर वू जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करने को तैयार हूँ। अब मिंग ने वो फोटोज जाकर दिंग रुई लोंग को दे दी थी। जैसे ही उन फोटोज को दिंग रुई लोंग ने देखा था इसी के साथ वो कहता है कि लगता है कि ये फिर से मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो चैन तुम्हें तो अब मरना होगा। अब वो बिल्कुल पगला गया था और पागलों वाली हरकतें करते हुए कहता है कि नहीं सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मरना होगा। तुम सभी को मरना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम वो चैन को देखते हैं जो कि अब रूबिंग से मिलने के लिए गया था और उसे कहता है कि मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह जो कि मेरे और ही शी के थे उसे डिंगरुई लोगों को भेजा है। तो बस ये याद रखना कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद वो तुम्हें कॉल करे और इसके बारे में तुमसे बात करे। रूबिंग ये सुनने के साथ ही परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुमने उसे बता दिया कि ही शी चिन हमारे साथ रह रही है। लेकिन अगर उसे इसके बारे में पता है वो यहाँ पर है तो वो आकर उसे मारने की कोशिश भी तो कर सकता है। तुमने ये जो काम किया है इससे तो उसकी जान खतरे में पड़ गई ना। तो वो चैन मुस्कुराता है उसे कहता है कि अभी तक तो उसे दोंग जुनताओ के एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पता होगा और ऊपर से उसे ऐसा लग रहा है कि मैं दोंग फैमिली के साथ कांटेक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन मैं उसके इरादे जानता हूँ और मैं भी सिर्फ उससे रिवेंज ही ले रहा हूँ। जबकि रूबिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें आगे एहतियात से काम करना होगा क्योंकि बाद में अगर चीज़ें गड़बड़ हो जाएं तो उसके लिए पछतावे का कोई वक्त नहीं होगा और पछताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो वो चैन उसे कहता है तो फिर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम उसे वहाँ पर हर्ट करना जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो।
और इसकी वजह से हम उसे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसकी वजह से हम उसके डिफेंस को भी कमज़ोर कर सकते हैं। तो रूबिंग उसे कहती है कि किंग जिंग के फादर का मामला भी तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया था, अब तुम कहते हो कि इस काम को भी मैं ही संभाल लूँ, तो मैं आखिर तुम्हारी कब से टूल बन गई। वो चैन उसे कहता है कि तुम मैं हो और मैं तुम हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए सारी जिम्मेदारियां भी हम एक दूसरे के ऊपर ही हैं। रूबिंग अब परेशान हो गई थी और उसे कहती है कि अब तुम ये बकवास करना बंद कर दो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है क्या। वो चैन कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी स्मार्ट हो। हाँ, मेरे पे लिए इसके लिए एक प्लान ज़रूर है, क्योंकि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता। वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, जैसा कि उसने दोंग जुआन ताऊ के साथ किया था। ये सुनने के साथ रूबिन कहती है तो तुम उसे फिर से दोंगाई सिटी में लेकर आना चाहते हो, लेकिन ऊपर से जैसे कि तुमने मेरे डैड के साथ प्रॉमिस किया है कि तुम उसे नहीं मारोगे। वो चैन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अगली मूव करने वाला हूँ, मैं तो उसे नहीं मारने वाला यहाँ पर। तो रूबिंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम फिलहाल तो उसे यहाँ पर बुला रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि तुम्हारे पास अगली मूव के लिए कोई प्लान ही नहीं है, तो भला ये तुम्हारा कैसा प्लान है। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं उसके एनिमी से इसके लिए बात करूंगा। तुम्हें तो पता है कि बाकी भी लोग उसे मारना चाहते हैं, अब देखना कोई हेवन से आएगा और जस्टिस दिलवाएगा। जब रूबिंग उससे पूछती है कि वो कौन है, इस पर वो कहता है कि ली चैंग का एल्डर ब्रदर, जो कि एल्डर सन ऑफ द ली फैमिली है, ली यू, मैं उसके साथ रब्ता करूंगा। इसी के साथ ही फिर वो किसी बंदे को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि मिंग की थी। मिंग उससे कहता है कि दिंग रुई लोंग ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार दूं और इसके लिए उसने मुझे 200 मिलियन भी दिए हैं, तो मेरे पास उस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी, तो मुझे उसकी बात मानना पड़ गई। वूचन जब कहता है कि अब तुम आगे क्या करोगे, तो इस पर वो कहता है कि वेल मैं तुम्हें भी नहीं मार सकता, और अगर मैंने तुम्हें न मारा तो दिंग रुई लोंग मुझे मार देगा। अब मेरे पास और कोई जगह नहीं थी तो मैं छुपने के लिए बाहर भाग गया। वूचैन उसे कहता है कि तुम्हें बाहर छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर दोनों लोगों ने तुम्हें कहा है कि तुम मुझे मार दो तो तुम बिल्कुल वैसा ही करो, तुम मुझे मार दो। मिंग जैसा ये सुनता है उसी के साथ ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वूचैन ऐसा क्यों चाहता है कि वो उसे मार दे। रू बिंग भी अब परेशान हो जाती है और वो वूचैन को कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसी बकवास नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई तुम्हें मारे। वो चैन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक एक्ट का हिस्सा है, तुम किसी को मुझे मारने के लिए भेजना और बाद में बता देना कि वो फेल हो गया है, और इसमें बस मुझे थोड़ी बहुत सी चोटें ही लगनी चाहिए, बाकी मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। ली रूबिंग अब सुख का सांस लेती है और कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब मुझे जाकर थोड़ा सुकून मिला। मिंग भी ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है ओह अच्छा, तो आपका ये प्लान था। वो चैन फिर मिंग को कह रहा था कि हमें इस प्लान को आगे लेकर चलना होगा, तुम्हें बस किसी ऐसे असैसिन को हायर करना है जो कि नॉर्मल फॉर्मेलिटीज को पूरा करे, लेकिन ये एक्ट का हिस्सा होने वाला है, इसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता हो। रूबिन ये सुनकर उससे फोन छीन लेती है और उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहती, चाहे उसमें कोई थोड़ा सा ही खतरा क्यों ना हो। तुम्हें तो वो लाओ दाओ का इंसिडेंट तो याद ही होगा। तो वो चैन उससे कहता है कि डियर, तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, हमने कितना वक्त साथ में गुजारा है, अगर तुम्हें अभी मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम मेरे ऊपर कब यकीन करोगे। रूबिन कहती है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो जाते कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो मैं तुम में किसी भी किस्म के रेकलेसली एक्ट नहीं करने दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी इसमें शामिल करता हूँ और मैं ताई को भी इसमें शामिल कर लूंगा। अब बताओ, अब क्या सब कुछ ठीक है। वो चैन फिर उसे पकड़कर हक करता है और कहता है कि फिलहाल मैं शंघाई जाऊंगा और जैसे मैं वहां से वापस आता हूँ तो फिर अपने इस प्लान के ऊपर एक्ट करेंगे। तो वो भी कहती है कि ठीक है, लेकिन वहां पर तुम कुछ भी रेकलेसली एक्ट मत करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये शंघाई के एक मैनर में पहुंच गया था और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ यही कह रहा था कि मैंने जैसा कि सिस्टर रोंग के साथ प्रॉमिस किया कुछ दिनों पहले, मुझे अब यहाँ पर आकर अपने उस प्रॉमिस को पूरा करना है। फिर वो वुई रोंग के फादर को कॉल करता है, उनका नाम था वू वुई दोंग, और उन्हें कहता है कि मैं फू चैन हूँ जो कि आपके साथ अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये फिर जैसे उससे बात करने के लिए जाता है तभी वो भी चेस खेल रहे थे और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सुने हैं, तुम अभी भी दोंगा सिटी में काफ़ी नाइस मचा रहे हो, और ऊपर से मैंने यू रोंग के और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में भी अफवाहें सुनी हैं। वो चैन कहता है कि आपने जो भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में अफवाहें सुनी हैं वो बिल्कुल सच है।
वो जो रैंक के डैड पर सीरियस हो गए थे और फिर उससे कहते हैं, अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्यों आए? तुमने आखिर मुझसे कौन सी बात करना है? वो चैन उन्हें कहता है, सिस्टर रॉन्ग नहीं चाहती थी कि मैं इस चीज़ों के बारे में आपसे बात करूं, लेकिन जैसा कि अब ये मैटर इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज आ जाएंगी, उन्हें भी इस बात से इफेक्ट होगा, तो इसलिए मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो जो रॉन्ग के डैड कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, लेकिन ऊपर से काफ़ी एरोगेंट भी हो। ठीक है, मुझे बताओ तुम किसके बारे में मुझसे बात करने के लिए आए हो? फिर वो चैन अपनी बात शुरू करता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर ली, मावरिन और मैं, और इसी के साथ साथ उन्हें सारी तफसील बता देता है कि किस तरह बाकी फैमिलीज मिलकर, जिनमें ली फैमिली, वू फैमिली, वू योरांग, ली चैंग और बाकी के लोग शामिल हैं, मिलकर दिंग फैमिली को नीचे उतारेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक वो उनसे इसी के बारे में बातें करता रहता है। और जैसे ये बातें ख़त्म हुई थी तो वो जो रॉन्ग के डैड कहते हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिर तुम्हारे जहन में क्या प्लान चल रहा है कि तुमने आकर ये सारी बातें मुझे बता दी? वो चैन उन्हें कहता है कि आप एक सीनियर हैं और बिजनेस वर्ल्ड में एक रिस्पेक्टेड सीनियर के तौर पर आपको ना जाना जाता है, और ऊपर से आप वो फैमिली के हेड भी हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें अनजाने ना अनजाने में मुझे आपको बताना ही थी। और ऊपर से मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे शेयर सिस्टर रॉन्ग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो वो जो रॉन्ग के डैड सीरियसली उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा ली फैमिली के उस बेटी के ऊपर अपना असर ना हुआ, जिसकी वजह से तुम किसी और को ब्रेन वॉश करने में के लिए निकल पड़े। तुम अब ली फैमिली को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उन्हें अपने ट्रिक में नहीं फंसा सकते थे, तो तुमने सोचा क्यों ना फिर वो फैमिली को अपने ट्रिक में फंसाया जाए। वो चैन मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है कि मिस्टर वो, ये जो आपके लफ्ज़ है ना, मेरे दिल के ऊपर सीधा जाकर लग रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिस्टर रोंग का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है? तो वो जो रोंग के डैड कहते हैं, तो फिर क्या ये लव स्टोरी के बारे में है? तुम ली फैमिली के साथ खेल रहे हो, लेकिन तुम शादी वूजू रोंग के साथ करोगे, क्या कोई तुम्हारा ये तो प्लान नहीं है? वो चैन उन्हें बताता है कि सिस्टर रोंग और मेरे दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और इसलिए हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। वेल मिस्टर वो, आप इसको इतना सच अच्छे से समझें, लेकिन अब सिस्टर रोंग अपने लिए एक बड़े बड़े प्लान्स बना रही है, और इनके लिए मैं उनके चांसेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस की वजह से जीत सकें। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप अपने जो सारे के सारे शेयर्स हैं उसे ट्रांसफ़र कर दें। और वो आज जिस मकान पर भी है ना, उसके पीछे आपका ही रीज़न है। आप ना होते तो शायद वो आज इस मकाम पर ना होते। और इतना ही नहीं, बल्कि वो चंद्र ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि उसके दो ब्रदर्स भी हैं जो कि सीक्रेटली उसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस क्रिटिकल मोमेंट के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो बाकी लोगों के शेयर होल्डर्स के साथ ज्वाइन फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और सिस्टर रोंग और आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ये सारी बातें सुनने के साथ मुझे रोंग किया कि डैड अब सोच में पड़ गए थे, और थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद वो ये कहते हैं कि जब अगली दफ़ा आओ तो मुझे रोंग को भी अपने साथ लेकर आना, क्योंकि इस बिज़नेस से ज़्यादा मुझे उसकी ज़िंदगी की परवाह है। और अब यहाँ पर उनकी बातचीत ख़त्म हो गई थी, और हमें ये बताया जाता है कि वो चैन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद उसने एन मंगलन को मिलने के लिए जाना था ताकि उसके साथ भी कुछ मामला को सेट किया जा सके। और पूरे 1 घंटे के बाद वो एन मंगलन के ऑफिस में पहुँच जाता है। एन मंगलन ने जैसे वो चैन को देखा था और इसी के साथ ही खुश हो गई थी, और उसे इतना खुश देखने के साथ वो चैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? जिस पर एन मंगलन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और वो सैड सा फेस बनाकर उसे कहती है कि ही जोंग मीडिया जो चैन लोंग के स्कैंडल को रिटेलिएट कर रहा था, तो शू वी लाई जो कि राइजिंग स्टार ऑफ वाशिंग था, उसे स्ट्रांगली प्रमोट भी किया गया था। इस सब से बच पाना उसके लिए मुश्किल था, और वह सभी को बर्दाश्त न कर पाया और एक बिल्डिंग से उसने सुसाइड कर लिया। और जो उसकी कंपनी थी, अब जितना भी ये सारा मैस है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही है, और दिनों रात हम मेहनत कर रहे हैं। वो चैन उसे कहता है कि क्या उस मौत के लिए तुम खुद को ब्लेम कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, असल में जो लीक्ड एल्बम थी ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, और उसकी वजह से किसी की जान चली गई। वो चैन उसे कहता है अब तो खैर जो होना था हो गया, लेकिन हुआ सिंह ग्रुप अभी इसे मैनेज करने के लिए क्या करेगा? और तुम्हारे डैड भी ऐसे हैंडल करने के लिए कौन सा प्लान बना रहे हैं? जिस पर एन इंग्लैंड बताती है कि मेरे डैड ने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि मैं पिंग मी को कहूँ कि वो अब बस कर दे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दरमियान और ही जोंग के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अब हमारे दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो चाहिए सब कुछ सुनने के साथ कहता है, इस हुआ सिंह को मामले को निभाने के लिए मिस्टर रैन ने जल्दबाजी की। उसने जल्दी के साथ उन लोगों के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की ताकि जो भी पब्लिक ओपिनियन है उसे ख़त्म किया जा सके, और इसकी वजह से उन्हें अपनी कमज़ोरी दिखाई।
लेकिन अगर मिस्टर एन को मैंने इस सब में घसीटना है तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, तो मुझे कुछ और करना होगा। वो चैन फिर एन मैगलिन को समझाता हुआ कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर अगली बार तुम्हारे डैड तुम्हें कॉल करें तो तुम उन्हें कह देना कि ही जोंग के अंडर काम करने के लिए तुम्हारा पार्टनर तैयार नहीं है। तो एन मैगलिन परेशान होते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या इससे किसी और की जान नहीं जाएगी। वो चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, शिव बोले काफ़ी सेंसिटिव था। अब जो उसकी मौत हुई है ऐसा कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होने वाला। और मैं और पिंग हुई हम कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो जब बाहर जाऊंगा तो सारे मामले के बारे में तुम्हें कॉल पे बता दूंगा। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डोंगपू डिस्ट्रिक्ट शंघाई सिटी के एक खास अपार्टमेंट में एक लड़की लेटी हुई थी, जो कि ये कह रही थी कि तुम्हें और कितनी ज़्यादा देर लगेगी क्योंकि मुझे भी जाकर काम करना है और तुम्हें अपनी पैंट उतारते हुए इतना टाइम क्यों लग रहा है। और जो उसके सामने बंदा खड़ा हुआ था उसका नाम है शेंग जून लो, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग मीडिया था। और कहता क्या कर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं एक मर्द किस तरह से होता है। इतने में उसे किसी की कॉल आ जाती है तो वो फ़ोन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मुझे इस पर कॉल करने को लगा। लगता है कि किसी की पूरी शामत आई है। और फिर जैसे कॉल अटेंड करने लगा था तो वो लड़की कहती है कि जल्दी करो तुम्हारा टाइम ख़त्म हो रहा है। खैर जैसे शैंग ने कॉल को अटेंड किए थे तो तभी दूसरी तरफ से बंदा उसे कहने लग जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने सुपीरियर गुआन की औरत के साथ सो। लगता है कि अब तुम मरना चाहते हो तो मुझे बता दो कि तुम्हें किस मेथड के तहत मरना है। तो ये बातें सुनने के साथ ही वो कहता है कि तुम कौन हो और मिस्टर गुआन कहाँ पर है। मिस्टर गुआन का नाम सुनने के साथ ही वो लड़की भी अब काफ़ी परेशान हो गई थी। तो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि वो चैन था। वो चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया कि तुम उसकी बीवी के साथ सो रहे हो। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगर तुम जल्दी से मेरे पास ना आए तो मैं पेंग हुई को इसके बारे में बता दूंगा और वो इसके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी चला सकता है। मिस्टर गुआन को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें इसके लिए जेल भेज देगा। पेंग हुई जो कि उसके साथ बैठा हुआ था तो वो भी वो चैन को कहने लग जाता है कि लगता है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने तुम दोनों शेवर बना लिया है। और अगर ये टॉपिक ट्रेंड कर गया तो तुम्हें पता है ना कि फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी ये जो मौत है ये देखने के लायक होगी। और वो चैन भी उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें जल्दी से हार्ट सर्चेज को देखना होगा। फिलहाल तो डायरेक्टर चैन की बारी आई है जो कि ही जुंग रूप से है। बाकी तुम्हारी बारी हो सकती है, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो ये सारी बातें सुनने के साथ शैंग एक दफ़ा तो अपने फ़ोन को देखता है लेकिन इसके साथ ही काफ़ी हैरान भी खड़ा हुआ था। फिर उसे मालूम होता है कि ये तो वो चैन है तो वो कहता है कि मिस्टर चैन हो, हम इसके बारे में बात करूंगा, मैं जल्दी से शंघाई सिटी आ रहा हूँ, बस तुम यहाँ पर किसी को इसके बारे में मत बताना। और जबकि उधर हम एन मैगलिन को डैड को देखते हैं जो कि एन मैगलिन का मैसेज रिसीव कर चुका थे और वो कहते हैं कि आखिर एन मैगलिन के पार्टनर के साथ क्या गलत है। वो चाहते हैं कि मैं इस मैटर को पब्लिक के सामने एक्सपोज करूं। मुझे लगता है कि मुझे जाकर उस बंदे से शंघाई में बात करना होगी। और तकरीबन आधा घंटे के बाद ही एन मैगलिन वूचैन के पास आ जाती है तो वूचैन उसे कहता है कि मिस एन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इन लोगों ने एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया था और इसी को देख कर ही वो शंघाई आना चाहते थे। और एन मैगलिन भी कहती है कि जो तुम्हारा ट्रेंडिंग टॉपिक है उसी को लेकर मेरे डैड यहाँ पर आना चाहते हैं। और क्या सच में वो इतने एंग्री हैं। तो वूचैन उसे कहता है कि उसने हमें ये सब कुछ करने से मना किया था लेकिन फिर भी हमने उसके बारे में टॉपिक को ट्रेंड पर लेकर गए तो इसलिए उन्हें गुस्सा तो आना ही था। लेकिन ये एक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन बिजनेस पर्सनल के सामने ये फीलिंग्स कोई काम नहीं आती। जब वो आएंगे तो मैं तो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो वो मेरी बात समझ जाएंगे। तो एन मैगलिन फिर कहती है कि हमारे बारे में क्या, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी उन्हें बता दोगे। वो चैन मुस्कुराते हुए एन मैगलिन को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पर एन मैगलिन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं। और मन ही मन में ये भी कहती है कि अगर मैं रूबिन के सामने घुटनों के बल बैठूंगी तो इससे हमारी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड को इसके बारे में पता चले और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। वो चैन एन मैगलिन को कहता है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर वो पेंगुई को कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम शेंग जुनले से मिलने के लिए जा रहे हैं। 2 घंटे के बाद ही वो उससे मिलने के लिए पहुंच गए थे। जिस पर शेंग कहता है, मिस्टर पेंग क्या यही मिस्टर चैन वू है। तो वो कहता है कि हाँ। वो चैन भी कहता है कि चैन वू तो मेरा स्टेज नेम है जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरा असली नाम तो वो चैन है। और मिस्टर चैंग अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना आप सीट पर बैठ जाएं। जब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है वो चैन उसे कहता है
कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे मिलने का क्यों प्लान बनाया? शैंग जो कि ऑलरेडी काफ़ी घबराया हुआ था, तो उसे कहता है कि तुम इधर उधर की बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे पॉइंट बात बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मिस्टर शैंग, मैं जानता हूँ कि तुम गुआन की वाइफ के प्यार में पड़ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बात को लेकर एडमायर भी करता हूँ। तुम दोनों के दरमियान ये एक प्योर रोमांस है, लेकिन क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? इतना सुनने के साथ ही शेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो चैन उसे कहता है, मैंने तुम्हें शंघाई इसके लिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाकर तुम्हें थ्रेट करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें कॉपरेट करने का कह रहा हूँ। अगर गुआन जेल में चला जाता है तो तुम पीछे से वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। जब तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे तो मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। शैंग अब मासूम बन गया था और मासूमाना फेस बनाकर उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं एक मिड लेवल का मैनेजर हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि मिस्टर गुआन तो ही जोंग के फाउंडर हैं, तो भला मैं तुम्हें किस लेवल की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ? वो चैन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे ना ही जोंग के बिजनेस सीक्रेट के बारे में कुछ जानना है और ना ही मैं तुम्हें किसी डेंजरस प्लेस पर बेच रहा हूँ। इस पर वो कहता है कि तो फिर एग्जैक्टली तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? वो चैन उससे कहता है कि जो तुम्हारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का इंटरनल नेटवर्क स्टोरेज सर्वर है ना, उसमें कुछ फाइल्स वगैरह हैं जो कि एस से शुरू होती हैं, मुझे वही चाहिए। और इतना सुनने के साथ ही एक दफ़ा फिर से शैन हैरान हो गया था और वह उससे कहता है कि मिस्टर वू, तुम कह रहे हो कि हम बाकी कंपनीज के रूमर्स के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दें, उनके गॉसिप के बारे में, सेकेंडलेस एविडेंस के बारे में, शेडी डील्स के बारे में, क्राइम्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और जितने भी हमारे पास सारा डाटा है वो तुम्हें चाहिए क्या? वो चैन उससे कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, जब तुम उसकी कॉपी मेरे हाथ में लगा दोगे उसके बाद तुम्हें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी को सर्वर से मिटाना होगा, उन सभी को तुम्हें डिलीट करना होगा, क्योंकि यही मेथड है कि जब हुआ शेंग और ही जोंग की फाइट होगी तो ही जोंग के पास कोई एविडेंस नहीं होगा, उसके पास जो वेपन्स है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसलिए फिर हुआ शेंग को हराना इनविंसिबल हो जाएगा। जबकि शेंग उससे कहता है कि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने उसे डिलीट किया तो वो लोग मेरे बारे में पता लगा लेंगे और इसी तरह बाकी चीज़ों के बारे में पता लगा लेंगे। वो चैन फिर पेंग को इशारा करता है, जिस पर वो अपना कंप्यूटर ओपन करके उसे प्रोग्राम दिखाने लग जाता है। वो चैन कहते हैं कि अगर तुम डायरेक्टली उसे डिलीट करोगे तो लाजमी सी बात है उन लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। फिर वो उसे समझाने लग जाता है और उसे कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो तुम जब से फाइल को कॉपी कर लोगे उसके बाद तुम इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ही तुम जैसे यहाँ पर डिलीट का टाइमर लगा दोगे, डिलीट कर दोगे तो तुम्हारे कोई भी ट्रेसेस वहाँ पर नहीं लगेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ गए? शैंग फिर हरिशान था और उससे कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपको लगता है कि इसके कोई बैकअप वगैरह रखा गया है? तो वो चैन उससे कहता है कि हाँ, इसका जो बैकअप है ना वो ब्लैक मोबाइल हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है जो कि गुआन के सेफ में है। शैंग फिर से हैरान हो जाता है, अब वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो उसे कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो मेन ऑफिस के डोर का एक्सेस नहीं है। वो चैन उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी खतरनाक जगह पर नहीं भेजूंगा, तो मैं तुम्हें अभी उस जगह पर नहीं भेजने वाला। जैसा कि उसकी वाइफ तुम्हारी लवर है तो तुम उससे कॉल करो, उसे सब कुछ पता होगा। इतना सुनने के साथ तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था और उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं वही वही का इसके में यूज़ करूँ। वो चैन सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं चल रहा कि यहाँ पर बिग बॉस के बारे में तुमसे कोई बात करूँ। मेरा पेशेंस दूर होता जा रहा है, अगर मैंने अपना पेशेंस खो दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बस सिंपली मुझसे कहो कि तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे और बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसका ये चेहरा देखने के साथ शैन के फिर से होश उड़ गए थे और उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं करता हूँ, तुम एक मिनट मेरा वेट करो। उसने सीधा वही को कॉल लगाई थी और उसे जैसे ये सारी बातें बताता है तो वो उससे कहती है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ जब तक तुम ठीक हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे सेफ का पासवर्ड नहीं पता। शैंग ये सुनने के साथ ही मिस्टर वू को कहता है, मिस्टर वू हुई कह रही है कि उसे उसके सेफ के पासवर्ड के बारे में नहीं पता। वो शायद मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अब ठीक है, मैं उसके पासवर्ड जानता हूँ। और उसे कहता है कि जो नॉब है ना उससे क्लॉकवाइज सेफ की तरह 3 टाइम्स ऊपर घुमाओ, उसके बाद उसे 12 के ऊपर रख कर पॉइंटर सेट करो। खैर इसी तरह उससे सेफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है और वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती रहती है। अब खैर जैसे ही उसने ये सब कुछ किया था तो वो पहले वाले तो लाखों खोने में कामयाब हो गई थी कि आगे फिर स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर उसे कुछ नंबर वगैरह देने थे
तो ये उसे बता देता है कि जो फाइनल नंबर है वो 92, 56 और 75। अब वो सेब बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था और वो कहती है कि तुम्हें इसमें से क्या चाहिए। तो वो चैन उसे बताने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेब के आगे खड़ी होकर उसके फ़ोटो लो और फिर उसकी जो भी कंडीशन है वो भी साथ में आए, और इसके साथ साथ जो हार्ड ड्राइव होनी है ना, उसमें से जो लेंस चाहिए वो निकाल लेना। उसके बाद उसके हार्ड ड्राइव में जितने भी कंटेंट्स वगैरह है तुम उसे डिलीट कर देना। बस इतने कुछ तुम्हें करना है। अब यहाँ पर उनका काम ख़त्म हो गया था। तो शैंग वो चैन को कहता है कि जैसा कि वही ने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो मिस्टर वो क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं ही अकेला यहाँ पर बचा हुआ हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर आए हो मिस्टर शैंग, तो कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शैंग ये सुनने के साथ ही फिर कुछ सोचने लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ एन मिंगलन के डैड अब फ़ौरन आ गए थे। तो वो अपने डैड को कहती है कि डैड आपने तो कहा था कि आप कल आएंगे, तो आज इतना जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। तो उस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है एन मिंगलन, मैं उसे भी देखना चाहता हूँ, और उससे कहना कि वो पिंग बॉय को भी अपने साथ लेकर आ जाए। एन मिंगलन अपने डैड को कहती है कि हमने पहले जो डील की थी उसके बारे में क्या। मैंने कहा था कि मैं म्यूज़िक में अपना टाइम दूंगी और मेरा जो भी कंपनी का फेयर वगैरह होगा उसमें आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये सब कुछ क्या है डैड। एल्मैलन के डैड गुस्से से कहने लग जाते हैं कि मुझे इन ऑर्डिनरी मैटर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कि तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर किसी जुआंग नामी बंदे के अकाउंट में चले गए, और ऊपर से अब जो सिचुएशन है वो भी ही जोंग, जो कि उसके साथ साथ क्या मसला हो रहा है, उनके साथ मसला सुलझाना चाहते थे, लेकिन बात अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो तुम्हारी कंपनी अब चली जाएगी। इससे दोबारा से बचा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एन मैंगलिन अब अपना मुंह नीचे काट लेती है और अपने डैड को ये कहती है कि डैड, अब मैं 3 साल की कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अगर मैंने अपने 50% शेयर किसी जीनियस के अकाउंट में भेजे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। तो उसके डैड गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि वो पेयरलेस जीनियस है। पहले मुझे उसे एग्जामिन करने दो कि वो सच में पेयरलेस है कि नहीं, बाद में तुम इसके बारे में मुझसे बात करना। एन मैगलिन फिर वूचेन को कॉल करती है और उससे कहती है कि डैड ने तो कल आना था लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए वो आज ही आ गए। वूचेन कहता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि वो इतने इम्पेशेंट होंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। और तकरीबन आधा घंटे के बाद ही वो मिस्टर एन से मिलने के लिए चले जाते हैं और जाकर उन्हें बताते हैं कि मैं एन मैगलिन का म्यूज़िक पार्टनर हूँ, मेरा नाम है चैन वू, लेकिन मेरा असली नाम है वो चैन। तो मिस्टर रैन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि हेलो पेयरलेस जीनियस। तो इस पर वो कहता है कि पेयरलेस जीनियस तो बस पार के लोगों ने मेरा नाम रख दिया है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो आप मुझे इस नाम से ना पुकारें। तो इस पर रैन मैगलिन के डैडी उसे कहने लग जाते हैं तो फिर मैं क्या समझ लूँ कि तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। रैन मैगलिन अपने डैड की ये बात सुनने के साथ परेशान हो जाती है और खुद से ये कह रही थी कि डैड, आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चैन उन्हें कहने लग जाता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एन मैगलिन के डैडी उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुम कहना चाहते हो कि तुम टैलेंटेड हो। तो वो चैन उन्हें कहता है कि हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो मेरे बारे में ऐसा ही ख्याल है। एन मैगलिन के डैडी सुनने के साथ परेशान हो जाते हैं। फिर एन मैगलिन के डैड जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और वह फिर गो चैन को कहते हैं कि तुम इन यंग एरोगेंट मैन में से हो जो कि रातों रात फेमस होना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों में और तुम में यही फ़र्क है कि तुम इसे मोमेंटम में चेंज करने में कामयाब हो जाते हो। और मुझे बस एक तुमसे ये सवाल पूछना है जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो तुम कितने अरसे तक पॉपुलर रहोगे? क्या तुम चाइनीज म्यूज़िक को चेंज कर दोगे या फिर तुम इसी तरह पॉपुलर रहोगे? वो चैन ये सुनकर उन्हें कहता है कि मैं जल्दी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ और फ्यूचर में बाकी को भी सॉन्ग्स लिख कर दूंगा ताकि वो भी अवार्ड जीत सके। और जहाँ तक राइटिंग और रिलीजिंग सॉन्ग्स की बात है, ये सिर्फ मेरा एक हॉबी है। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे फ्यूचर कैरियर के प्लान्स के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। और वो खड़ी हुई साथ में मैगलिन की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है कि तुम ज़रा मेरे करीब आना। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, ये देखकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल लैनलन इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही है और ये इतनी ज़्यादा ओबिडेंट क्यों है। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सही नहीं है। वो चैन अब अपना फेस एन मैगलिन के करीब लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं और ये हमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारने का फैसला किया है और मैं इससे प्यार करता हूँ। एन मैगलिन के डैड ये देखकर तो काफ़ी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि मैं तो इसे म्यूजिशियन चैनवू समझ रहा था, लेकिन लगता है कि मैं इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में तो भूल ही गया कि ये तो वू चैन है। अब उसने जो कुछ भी वू चैन के बारे में सुना था तो वो कहता है
कि क्या तुम वू चैन हो और मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सुने हैं। वू चैन उसे कहता है कि हाँ, आपने मेरे बारे में जो भी र्यूमर सुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं ग्रैंड डॉटर ऑफ द ली फैमिली, ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। एन मैगलिन के डैड जैसा ये सुनते हैं, उसी के साथ ही काफी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किस किस्म का ट्रिक प्ले कर रहे हो। और वो अपनी बेटी लैन लैन को कहता है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया कि तुम इसके धोखे में आ गई। एन मैगलिन ने सबकी वजह से काफी घबराई हुई थी। उसके मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। वो डैड को यह सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन क्या कहना है ये नहीं समझ पा रही थी। तो वू चैन उसे कहता है कि तुम इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो वो फिर एन मिंगलिन के आगे आ जाता है और उसके डैड को बताता है कि मैं और एन मिंगलिन आपस में डेटिंग कर रहे हैं। मैं और रूबिंग फ्यूचर में शादी करेंगे और इसके बारे में एन लिन को ऑलरेडी पता है। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। एन मिंगलिन के डैड अब काफी गुस्से में आ गए थे और वो कहते हैं कि लैन लैन, भला तुम इस जैसे बंदे की मिस्ट्रेस कैसे बन सकती हो? तुम इस जैसे लड़के को कैसे डेट कर सकती हो? एन मैगलिन अपने डैड को बताती है कि डैड, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऊपर से ये मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करता आ रहा है। एन मैगलिन का डैड गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं, तुम्हें पता है कि पिछले 20 सालों से तुम मेरी बेस्ट चाइल्ड रही हो। तुमने हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। तुम अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। और वो ये भी कहता है कि वो चैन, चाहे तुम्हारे पास कितना अच्छा भी गिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम अपना फ्यूचर लैंड के साथ नहीं गुजार सकते। तो वो चैन एन मैगलिन को डैड को कहता है कि आपको मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी बेटी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर फ्यूचर में तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करना होगा। एन मैगलिन के डैड मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं कोई क्रेजी हूँ जो मैं अपनी बेटी को तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने से रोकने पर पछताऊंगा? फिर वो आगे बढ़ता है और एन मैगलिन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें बैक हांगकांग लेकर जा रहा हूँ। तुम आइंदा कभी भी इस बंदे से फ्यूचर में नहीं मिलोगी। जबकि वो चिल्लाकर कह रही थी डैड। वो वहीं पर रुकना चाहती थी, लेकिन डैड उसकी एक नहीं सुनते। वो चैन पीछे से एन मैगलिन के डैड को कहता है, जैसा कि आपको तो पता है कि अब तुम्हारी बेटी मेरा ही साथ दे रही है, तो क्यों ना फिर इसके बदले में मैं आपको कुछ बताऊं। क्या आप सच में वो मेरी बात सुनना चाहेंगे? एन मैगलिन के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम किस गिफ्ट की बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम वो हमें दे सकते हो? और वैसे हमारी फैमिली ने तुम्हें कितने पैसे देने हैं? जबकि पीछे से एन मैगलिन परेशान थी और वो चैन की तरफ देख रही थी। वो चैन उन्हें कहता है कि हांगकांग का जो गोल्डन ईरा था वो खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को डेवलप करके मेनलैंड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बाकी के लोग इसलिए आपके साथ डील करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड एक मीडिया फैमिली से है। इसलिए बाकी लोग की नज़रें बिल्कुल आपके ऊपर ही हैं। अब आप सोच लिए कि आपको क्या करना है। और मैं इसके बारे में भी जानता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मुनाफे के बजाय वहाँ पर ज़्यादातर नुकसान ही हो रहा है। इसकी वजह से आपकी जो फैमिली की एसेट्स हैं वो श्रंक होते जा रहे हैं। जैसा आपके पास पहले के शुरू में होता था, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। एन मैगलिन के डैड ये सुनने के साथ ही रुक जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुम ज़रा खुलकर कहो। तब वो चैन उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि मैंने जो एन मैगलिन को गिफ्ट दिया था वो 100 बिलियन जुआन का था। ये अगर 100 बिलियन जुआन तुम्हारी फैमिली के एसेट में आ जाएंगे तो तुम्हारी फैमिली इससे काफ़ी अमीर हो जाएगी। और इसके बाद ही एन मैगलिन के जो इंडस्ट्री की अपग्रेडिंग प्लान है उसमें भी आपके काफ़ी काम आएगी। एन मैगलिन के डैड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या 100 बिलियन की बात कर रहा है। और वो उसे कहता है कि तुम क्या 1000 की बात कर रहे हो या वह 1 बिलियन की? क्योंकि इतने एसेट को इकट्ठा करने में हमारी फैमिली को पूरी 3 जनरेशन लग गई। और आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम भला 100 बिलियन कैसे कह सकते हो? जबकि वूचेन उन्हें कहता है कि आपको इस कैपिटल के बारे में पता है? अगर आपकी जो कंपनी है वो हीजोंग मीडिया के साथ एसोसिएट कर लेती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हीजोंग और हुआशिंग को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा? इसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो 100 बिलियन जुआन से भी आगे बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी मोनोपोलाइज कर सकते हैं। और वो उसे ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छे से समझेंगे और जो मैंने आपको कहा है आप उसे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वरना हुआ सिंह और ही सिंह के दरमियान ये जो लड़ाई चल रही है इसके बाकियों के स्कैंडल्स भी बाहर आ जाएंगे और इससे तो तुम्हारी इंडस्ट्री पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। और फिर बाद में जब गवर्नमेंट इंटरवेंट करेगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इससे कितना नुकसान होगा। यान मंगलिन के डैड को अब इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आ गया था। तो वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम इसके पीछे सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तो वो चंद पे चुटकी बजाते हुए उसे कहता है कि पेंगुई, मिस्टर शैंग, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर पेंगुई और मिस्टर शैंग आ जाते हैं और पेंगुई अपने बॉस को देखकर कहता है कि हेलो बॉस एन।
और वो चैन फिर मिस्टर रैन को शेंग यून से मिलवाता है और उसे कहता है कि ये फिलहाल ही जोंग मीडिया में काम कर रहा है, लेकिन और ऊपर से अब मेरे लिए काम कर रहा है। और वो मिस्टर शेंग को कहता है तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं तुम उन्हें जल्दी से बाहर निकाल लो ताकि उन्हें रिव्यू किया जा सके। तो मिस्टर शेंग अब उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाल लेता है और बॉस एन को देखे तो कहता है कि लगता है कि आप इन्हें को देखना चाहिए। तो वो फिर उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है। उन्हें देखने के साथ ही कहता है कि ये तो सच में पूरी इंटायर इंडस्ट्री की डर्टी इन्फॉर्मेशन है। और वो वूचेन को कहता है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एबिलिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर मैं इनको हासिल कर सकता हूँ तो बाकी लोग भी इनको हासिल कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम बाकी दुनिया को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वूचेन मिस्टर हैन को कहता है कि मैंने तमाम की तमाम डर्टी इन्फॉर्मेशन जो कि ही जोंग के पास थी उसे कॉपी काट लिया है। और अब मिस्टर चैंग जैसा कि उन्हें यहाँ पर लेकर आ गए हैं, बाकी के जो भी इंटरनल सोर्स फाइल्स हैं उन्हें भी कल डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और इसके लिए मिस्टर चैंग है ना, वो चैन फिर एन मैगलिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अब इसके बाद अब दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी और ही जंग ग्रुप का हमेशा आखिर हार मान जाएगा। और उसके बाद पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर जिसका हाथ होगा वो कोई और नहीं बल्कि एन मैगलिन होगी। तो तुम लोगों के प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा। एन मैगलिन के डैड ये सुनने के साथ वहाँ से जाते हुए उसे कहते हैं कि वेल मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ, तुम्हें सारे मामले को एक दिन के अंदर अंदर सुलझाना होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम ये जो कर रहे हो इसके नजायज भी काफ़ी बुरे होने वाले हैं। तो अब डैड के जाने के बाद पीछे से लैन लैन रोने लग जाती है। तो बूचेन उससे कहता है कि तुम रोना बंद कर दो, हम होटल में जाएंगे और कल के कामों को तुम कल के ऊपर छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा कि कल क्या होता है। अब वो जैसे ही रात के बाद होटल के रूम में पहुंचे थे तभी ही एन मैगलिन ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी रात हो। तो उसे इस तरह देखने के साथ बूचेन कहता है लेकिन तुम, तो अब वो उसके ऊपर चढ़ गई थी और उसे कहती है कि तुम अब यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं ये जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कर तुमसे करना चाहती थी तो तुम्हारे पास एक पूरी रात है, तुम सब कुछ मेरे साथ कर लो, क्योंकि बाद में पूरी ज़िंदगी लेकर इसको पछताना नहीं चाहती। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म। एन मंगलिन काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वो वुचेन को कहती है कि क्या हम फ्यूचर में कभी दोबारा मिल पाएंगे। और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे डैड ने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक ही रात गुजार सकती हूँ और हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, जबकि वुचेन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। एन मंगलिन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे, तुम्हें ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वुचेन फिर उसके पास जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो भी तुम्हारे बात डैड के साथ बातें डिस्कस की है ना, उन बातों को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो लोग अभी इस सब के लिए प्रिपेयर हैं, जबकि मैं अपनी सारी प्रिपरेशन कर चुका हूँ और फिर मेरे लिए सब कुछ काफ़ी होगा। एल्मंगनी रोते हुए कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन सारी बातों से कोई भी कन्विंस हुए हैं, अगर वो कन्विंस होते तो वो चीज़ें ना कहते जो उन्होंने कहा था। वो चैन को उससे कहता है कि अभी भी एक दिन पड़ा हुआ है, अगर वो मेरी बातों से कन्विंस नहीं हुए तो वो किसी और से ज़रूर कन्विंस हो जाएंगे। दोपहर के वक्त अब उसने सूट पहन लिया था और सूट पहनने के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में जाना होगा, जैसे काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर वापस आऊँगा। और कपड़े भी चेंज करने के साथ ही उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरा ये आउटफिट कैसा लगा। तो एन उससे कहते हैं कि फिलहाल मैं तुम्हें कमिट देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। जबकि भोजन मानते जाते उसे कहने लग जाता है कि आज रात जो स्टार्स होंगे हम दोनों मिलकर ही देखेंगे, तो तुम फिक्र मत करो। जिस पर एन मैगलिन उसे कहती है कि अब तुम बकवास करना बंद कर दो और बस इतना करना कि तुम आज जल्दी वापस आ जाना। और उसके जाने के बाद ये भी कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है और जैसे ही रात होगी इसी के साथ ये दिन भी खत्म हो जाएगा। तभी फिर वो सारी दुनिया को बता देती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। उसकी ये न्यूज़ अब हर जगह फैल गई थी और एक घंटे में सारे लोग अब कहते हैं कि इसका ये बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि अभी तक उसने उसका नाम नहीं बताया था। ली रूबिंग ने ये न्यूज़ भी पढ़ ली थी और वो भी कहती है कि लगता है कि उसे मेरे सामने घुटने टेकने का बहुत ही शौक है कि उसने इतने सभी सारे लोगों को बता दिया। किंग जिंग को भी जब इसके बारे में पता चला था तो वो भी यही कहती है कि ये जो एन बिंगलिन है ना, ये तो हमने जो सोचा था उससे कहीं आगे निकली। ली रूबिंग फिर कहती है कि मुझे लगता है कि एन बिंगलिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैंग वुई को भी जैसे ये न्यूज़ पढ़ी थी तो वो वुचेन को इसके बारे में बताते हुए कहता है कि मिस्टर आपको क्या लगता है कि ये जो उसने न्यूज़ फैलाई है इससे क्या हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। वुचेन फैंग वुई को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो यहाँ पर अंकल लोग आए बैठे हैं ना, इन्हें इन ऐसी इन्फॉर्मेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इन्हें तो और इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। मिस्टर चैंग जो कि अब इस मीटिंग को लीड करने वाले थे उन्हें कहने लग जाते हैं कि अब जैसा कि हम एक दूसरे से बिल्कुल भी छुपे ढुके नहीं है तो फिर अपनी इन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ को दूर किया जाए, तो शाओ क्यों ना फिर अपनी बात को स्टार्ट किया जाए। मिस्टर रैन भी वहीं पर आए बैठे थे, वो भी मन ही मन में कहने लग जाते हैं कि मिस्टर टैंग ने तो हमें यहाँ पर बुलाया था ताकि वो कुछ से बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी, और ऊपर से ये मिस्टर वू को इतना अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। वो चंद सभी लोगों को कहने लग जाता है कि हीजोंग मीडिया की जो अगली ओनर है ना, वो मैं उसे एन मैगलिन को बनाना चाहता हूँ। सोन फैमिली ने भी इसमें मुझे सपोर्ट करने का कहा है, उन्होंने मुझे एक प्लान बताया है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ आकर उसका डिस्कस कर लूँ, तो आप लोग इस प्लान को देखिए। फिर उसकी नज़र मिस्टर एन पर भी बढ़ जाती है और मिस्टर एन को कहते हैं कि आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं।
तो उसकी ये बात सुनने के साथ वो एक दफ़ा फिर से हैरान हो गया था और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो मीटिंग रखी गई है यहाँ पर कम लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेनलैंड के मेन लोग हैं, तो यहाँ पर भला इसका क्या काम, क्या ये पागल हो चुका है? लेकिन अगर ये पागल भी तो है तो लेकिन उसके बावजूद भी इस पोजीशन में कैसे खड़ा है और बाकी लोग यहाँ पर बैठे हुए उसे किस तरह इस पोजीशन में देख सकते हैं? मिस्टर तैंग ने अब उस रिपोर्ट को पढ़ लिया था और उस रिपोर्ट को पढ़ने के साथ ही कहता है कि लगता है कि ली फैमिली, तैंग फैमिली, गू फैमिली और सन फैमिली, एन फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर हमें हेज़ोग मीडिया के सिर्फ 7% शेयर मिलेंगे। वो चैन मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मिस्टर एन, मुझे नहीं लगता कि आप ये जो इतने शेयर काम का अमाउंट है तो आप इसे लोगों को देने में कोई भी दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि अब इसकी वजह से अपने दोस्त भी बनाने वाले हैं। ये सब कुछ सिचुएशन देखने के साथ तो मिस्टर एन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है कि वो चैन देखो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने भी तो कुछ नहीं किया, मुझे 70% शेयर वो भी इस मेजर फैमिलीज के साथ ताल्लुक भी मिलेगा और ईजोंग मीडिया के 70% शेयर भी फ्री में मिल जाएंगे। अंकल थैंग ये सब कुछ देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है ना वो चेंज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे बस इस बात का दुख है कि हमारी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो आज मैं काफ़ी अमीर हो चुका होता। अब ब्रदर ली जैसे कि तुम्हारा फादर इन लॉ बनने वाला है, तो ये तो उसकी काफ़ी खुशी की बात है। और ये वो फैमिली का बंदा आया हुआ था वो भी ये करने लग जाता है, इसलिए तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ पर शाहू ना होता तो मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए भी ना आता। इन सभी की ये बातें सुनने के साथ मिस्टर एन ये कहने लग जाते हैं कि क्या ये लोग पागल हो चुके हैं जो कि एक बंदे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो मैं हूँ जो कि मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे लग रहा था कि वो चैन कोई छोटा मोटा सा बंदा होगा, लेकिन इसके तल्लुकात तो काफ़ी गहरे हैं, ये तो बहुत कुछ जानता है। वो अपनी एक दुनिया में मगन बैठा हुआ था कि वो चैन उनकी तरफ देखकर कहता है कि बॉस चैन, क्या आपके दिल में अभी भी कोई सवाल है? तो है तो अभी से तुम पूछ सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे दिल में एक सवाल था, लेकिन फिलहाल वो नहीं है क्योंकि वो अब कहीं कब का गायब हो चुका है। तो जल्दी से फिर मिस्टर टैंग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि अगर हमारी बातचीत यहीं पर ख़त्म हो गई है और हमारी ये मीटिंग भी हो गई है, तो क्यों ना फिर अब ड्रिंकिंग स्टार्ट की जाए। और वो फैमिली का मेंबर उन्हें कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर एन आप कल यहाँ पर आए थे, अगर आप यहाँ पर आए तो फिर हम आपको वेलकम करते हैं, वेलकम टू शंघाई सिटी। और मिस्टर टैंक भी उन लोगों को ये कहने लग जाते हैं कि ये तो एक जो कॉपरेशन थी ना, बस ये छोटी मोटी थी, और हम ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें भी हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें। वे लोग उसकी इस बात को लेकर एग्री भी करते हैं। और वहीं पर वो लोग बैठे हुए 2 घंटे तक ड्रिंक पीते रहते हैं। 2 घंटे के बाद ही फिर मिस्टर उसके पास आता है और मिस्टर एन से कहने लग जाते हैं कि मैंने जो भी तुम्हें कल कहा था मैं अपने वो अल्फाज बाकी लेता हूँ। जबकि वो चैन मिस्टर एन को कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि कल पूरी रात वो रोती रही और उसकी वजह तुम ही हो। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। अगर मेरे दिल की बात पूछो तो मैं ये चाहूँगा कि वो तुम्हारी मिस्ट्रेस ना बने, लेकिन अगर फिर भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो बस तुम ये बात याद रखना कि उसे कभी भी नाराज़ मत करना। क्या तुम मेरी बात समझे? तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि वेल, स्टेटस के इशू के अलावा मैं उसे खुश रखूंगा। और जबकि दूसरी तरफ हम ली रूबिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान बैठी हुई थी और वो कहती है कि उसे वहाँ पर गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने कॉल नहीं की। क्या वो वहाँ पर जाकर ज़्यादा बिजी हो गया है? अब उसकी बाकी की गर्लफ्रेंड्स भी वहाँ पर आई बैठी थी जो कि कहने लग जाती हैं कि रूबिंग हमें थोड़ा बहुत उसका इंतजार करना चाहिए। जबकि वहीं पर बैठी हुई यन कहती है कि वो सच में एक बास्टर्ड है जो कि प्ले बॉय है। ली रूबिंग फिर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उन लोगों को कहने लग जाती है कि वेल, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे कल ही शंघाई जाना है और मेरे लिए जल्दी से कोई फ्लाइट बुक करो। जबकि दूसरी तरफ जैसे वो चैन ने जाकर एन मिंगलिन को सारी बातें बताई थी, ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि सच में मेरे डैड ने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो चैन उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज रात हम स्टार्स को देखेंगे, तो चलो फिर हम स्टार्स को देखने के लिए जाते हैं। इतना सुनने के साथ ही वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फिर जाकर उसके गाल के ऊपर किस कर देती है। लेकिन फिर उसे अचानक याद आ गया था कि आज उसने क्या काम किया है और इसकी वजह से ली रूबिंग अब उससे क्या करवाएगी। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तुम अपने डैड को लेकर कोई भी डरी हुई नहीं हो, तुम अब इस बात को लेकर फिक्रमंद होकर रूबिंग के साथ तुमने क्या करना है। लेकिन वो भी ली रूबिंग के लिए लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थी। तो वो चैन उसे कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने काफ़ी काम किया हुआ है, तो फिर क्यों ना आराम किया जाए। और इसी के साथ ही फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे वो चैन की आंख खुली थी तो सामने का नज़ारा देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था। और वो हैरानी से कहता है कि ली ली रूबिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्योंकि उसके सामने जो ली रूबिंग खड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी और इसी के साथ उसके हाथ में एक गन भी थी। वो चैन अपनी जगह पर बैठकर उसे कहता है कि तुम तो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हो। तो ली रूबिंग उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर उसे कहने लग जाती है कि तुम अब थोड़ा बोलना बंद कर दो। वो अपनी गन को साइड पर के टेबल के ऊपर फेंक दिया है और फिर उसे कहने लग जाती है कि हे तुम अब जाग जाओ। इतना सुनने के साथ ही अब उसकी आंख खुल गई थी। अब जैसे ही वो जागती है कि तभी ली रूबिंग अपनी गन उसके माथे के ऊपर रख लेती है, जिसकी वजह से एन मैगलिन काफी डर गई थी। वो चैन भी अब थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो ली रूबिंग को कहने लग जाता है कि ली रूबिंग, तुम जो अपने साथ गन लेकर आई हो सारा इसे साइड पर कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एन मैगलिन भी जो किसी वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, तो वो कहने लग जाते हैं कि मिस ली प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कोई भी परवाह करने की कोशिश नहीं कर रही थी, कल जो भी हुआ मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ।
ली रूबिंग उससे गुस्से से कहती है कि मैंने तुमसे इसके बारे में बात भी की थी और मैंने तुम्हें इसके बारे में वार्न भी किया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस वक्त चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी बात ना मानी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है कि मैं ली रूबिंग हूँ? जबकि उसकी ये बातें सुनने के साथ ही एन मिगलिन अब तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो फिर उससे कहती है कि क्या तुम वैसे भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है? अगर तुम इससे बात नहीं करोगे तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। अब तुम ही देख लोगे तुम्हें क्या करना है। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अब का ज़्यादा हो गया है रूबिन, तुम क्या सच में इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हो? जबकि एन इंग्लैंड वो चैन को इशारा करते हुए उसे कहने लग जाती है कि वो चैन तुम मुझसे ऐसी बात मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस वक्त मिस ली से आर्ग्यू करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे आर्ग्यू करोगे तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। ली रूबिन की इसकी वजह से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हो? तो एन मिंगलिन आगे बढ़कर वो चैन के आगे बैठ जाती है, तो ये देखकर वो चैन भी काफ़ी हैरान हो गया था। तो ली रूबिन ये देखने के साथ ही खुद से ये कहती है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन देखो वो चैन के लिए ये उसके सामने आकर बैठ गई। तो तभी ये देखने के साथ ही फिर वो अपनी गन पीछे हटाते हुए उसे कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फीलिंग बूचैन के लिए इतनी डीप है जितनी कि मेरी, तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। अब अपनी जैसे कि उसने अपनी गन को तो पीछे हटा लिया था कि फिर अपने हाथ की मदद से उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है कि सिस्टर लैन लैन, अब हम आगे इसी के साथ ही चलेंगे, और फिर उसके माथे के ऊपर जाकर किस भी कर देती है। ये सब कुछ देखने के साथ तो एन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और इसी हैरानी में फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम अब मुझे नहीं मारोगी और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अब घुटनों के बल भी बैठूं? और इस वक्त तुम्हारा क्या मतलब था कि जब तुम मुझे सिस्टर लैन के नाम से पुकार रही थी? तो वो कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें सिस्टर लैन इसलिए कहा है क्योंकि मैं तुम्हारा और अपना रिलेशनशिप कैम करना चाहती हूँ और तुम्हें अब मेरे सामने घुटनों के बल पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन मिंगलन इतना सुनने के साथ ही रोना शुरू कर देती है और फिर उसे कहने लग जाती है कि मिस ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो चैन फिर ली रूबिन को कहने लग जाता है कि स्विट्जरलैंड ने जो कल पोस्ट की थी उसकी वजह से बाहर काफ़ी ज़्यादा पापड़ाजी वाले लोग आए हुए हैं। अब जैसा कि मुझे बाहर जाना, तो ली रूबिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि हमें इस मामले को अभी तो रिजॉल्व करना है। तो ली रूबिन फिर आगे से अजीब सा फेस बनाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बास्टर्ड हो, तुम मेरे ऊपर फिर से ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चंद फिर उसे आँख मारता है, उसे कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी डार्लिंग के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम्हें अब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। तो ली रूबिन उसे कहने लग जाते हैं कि लगता है कि यही वही कार्ड था जो कि पिछली लाइफ में मुझसे शायद तुम्हें चुका रहा हूँ। खैर अब जैसे ही ये उसके साथ बाहर आया होता तो बाकी के जो पापड़ाजी के लोग खड़े हुए थे, तो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो ली फैमिली की ग्रैंड डॉटर ली रूबिंग है ना, और ऊपर से हमें इसकी पहली भी नजर आ रही है और उसके चलने के पैटर्न से हमें लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि इसका तो यंग मास्टर ऑफ द दिंग फैमिली के साथ तो रिलेशनशिप नहीं चल रहा था। तब भी वो ली रूबिन की तरफ देखते हैं, तो ली रूबिन ने अपना मुंह छुपाया हुआ था। वो लोग जल्दी से फिर अपने अपने कैमरास को निकाल लेते हैं, उससे कहने लग जाते हैं कि ये तो मॉर्निंग सिकनेस है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी डील है, हमें जल्दी से इनके फोटोज वगैरह लेने होंगे। और जबकि भूचैन के दिन में भी यही सवाल चल रहा था कि क्या लैन लैन इनसे बच गई होगी, क्योंकि वो उनके पीछे देखता है तो लैन लैन वहाँ से भाग चुकी थी। फिर ये दोनों जाकर गाड़ी में बैठे थे, तो वो कहने लग जाता है कि वेल अभी के मामले को तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है, और डार्लिंग क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए हांगकांग चलोगी? तो वो कहने लग जाती है कि वेल हांगकांग में ऐसा क्या है जो तुम्हें सडनली वहाँ पर जाना पड़ रहा है? जिस पर वुचेन उसे बताने लग जाता है कि ओरिजिनली दीन रोई लोंग तो मिस्टर एन के अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन जैसा कि अब उन्होंने भी हमारे साथ रोड से कुछ जॉइन काट लिया, तो इसलिए दीन रोई लोंग का जो टारगेट है वो अब बाओ फैमिली भी है। और मैंने सुना है कि हांगकांग में फुटबॉल मैच होने वाला है, तो वहाँ पर बाओ फैमिली के थर्ड जनरेशन के बंदा भी आने वाले हैं। तो जो जो है ना तिंग रोई लोग, वो उसे अपनी साइड पर करने के लिए उसे कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स का गिफ्ट भी देने वाला है। और तुम्हें तो पता ही है कि पहले तो मैं दिन रोई लोंग के साथ अकेले अकेले खेल रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर साथ उसके कोई खेल खेलें। जिस पर ली रूबिक उससे कहने लग जाता है कि क्या अब मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और 2 दिनों के बाद ही ये फिर उसे एक लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। इसे देखते साथ ही वो लड़की कहती है कि हाय बुसैंग, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो उस लड़की को देखने के साथ ही वो चंद ली रूबिंग को ये कहने लग जाता है कि रूबिंग ये मेरी पुरानी दोस्त है और ये गिंजा में बेस्ट मदर के नाम से पुकारी जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट 11 में है। और इसे लोग यहाँ पर लोग मिस याओ याओ यू जाओ के नाम से भी कहते हैं। और फिर वो जाओजी को कहता है कि तुम इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड ली रूबिंग, मैंने शायद तुम्हें इसके बारे में पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया था। तो जाओजी फिर उसे देखने के साथ ही खुश हो जाती है और उसे कहने लग जाते हैं कि रूबिंग तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, तो प्लीज़ मुझे अब तुम अपना ख्याल रखने दो। तो ली रूबिंग फिर वो चंद को कहने लग जाती है कि हम तो यहाँ पर इस रहते तक दिन रोई लोगों के साथ कोई डील कर सकें, लेकिन तुम तो यहाँ पर मदर के साथ मिलने के लिए आ गए, यह क्या चल रहा है? तो वो चंद उसे कहता है कि डार्लिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो सगाई है और ये हमारे लिए की के तौर पर काम करेगी। वो चंद फिर उसे कहने लग जाता है कि मदर आपको तो पता है कि मैंने आपको फ़ोन के ऊपर बताया था कि मुझे कुछ मैटर के बारे में आपसे बात करना है, तो क्या आपने उस मैटर को सॉल्व किया? तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ, ज़रा तो मेरे पीछे तो देखो। ये जैसे उसके पीछे देखता है तो वहाँ पर तो काफ़ी सारी लड़कियाँ आई बैठी थी, जो कि वो जिनको देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं।
ली रूबिंग तो इतनी सारी लड़कियों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और इतनी सारी लड़कियों को वो जान की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर जाओ उसे साइड पर लेकर जाती है और फिर कहने लग जाती है कि वो सैंग तुमने जो की प्लेयर्स को मुझे बताया था कि वो शायद मैच फिक्स कर सकते हैं, तो उन्हें मैंने लड़कियों के साथ लगा दिया और ये दो औरतों के साथ इन्हीं लड़कियों के साथ रही हैं और उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा तनसीब भी वेस्ट करती है। तुम इनकी हालत देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मैच खेल पाएंगे। अबू चैन इन सभी को देखकर जो कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो कहने लग जाता है कि लगता है कि अब इस गेम को एंजॉय करने में हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जैसा कि फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो चुका था तो 45 मिनट के बाद भी दोनों टीम का गोल 0-0 था। और मिस्टर बाओ जी जो कि थर्ड जनरेशन हांगकांग बाओ फैमिली का लड़का था वो भी वहीं पर आया बैठा था। और वो कहने लग जाता है कि दिंग रुई तुमने तो कहा था कि यहाँ पर मैच अलग ही हो जाएगा, मैंने उसके ऊपर भी पैसे भी लगाए हुए हैं लेकिन वो सारे पैसे कहाँ गए। डिंग रोई लोंग भी सबकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया हुआ था तो वो अपने बंदे को कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से कोच पे पास जाओ और उससे पूछो कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। डिंग रोई लोंग फिर उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि ये साल ही मेरे लिए मुसीबतों भरा साल है, आखिर इस साल में ऐसे मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र वो चैनल ली रूबिंग के ऊपर पड़ जाती है और वो मन ही मन में कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ली रूबिंग और वो चैन भी इसी मैच को देखने के लिए आए हुए थे और वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। भाव उसको ये हैरानी देखने के साथ ही उससे पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने किसी ऐसे बंदे को फील्ड में देखा है जिसे तुम जानते हो। तो वो कहने लग जाता है कि ये जो ट्रैश है ना वो चैन ये यहाँ पर आया हुआ है, ये जहाँ कहीं भी जाता है तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो भाव अब नीचे उसकी तरफ देखने लग जाता है और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये किन स्ट्रेंज बातों की बात कर रहा है। और जैसा कि ये मामा जाओ जी के साथ है तो मुझे ये बात तो पता चल गई है कि हमारे प्लेयर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, क्योंकि वो उन तीनों को देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। भाव फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और दिंग रोलिंग को कहने लग जाता है कि यंग मास्टर वही मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब ज़्यादा मैच देखने में मजा आएगा तो हम यहाँ से जाते हैं। जबकि दिंग रोलिंग उससे कहने लग जाता है कि यंग मास्टर जहन नहीं, आप रुक जाइए, मैं आपके लिए चीज़ें फिर से अरेंज करवा सकता हूँ। तो भाव उसे इशारा करके कहने लग जाता है कि तुम इन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ से जाते हुए आप उसे ये कहने लग जाता है कि इसका नाम क्या है, वो हाँ मैंने इसका नाम सुन के रखा हुआ है। वैसे ये जैसा भी अपेयर होता है तो मैं इसके बारे में जानता हूँ कि ये यहाँ पर ज़रूर कोई सरप्राइज देने के लिए आया है। और जैसा कि मैंने अभी भी इसकी एबिलिटी देखी है तो मैं जानता हूँ कि ये क्या कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मैच पर रुकना मेरे लिए फजूल होगा। अब जैसा कि वो गेम खत्म हो गई थी, गेम के बाद ही ये फिर उन सारी लड़कियों से मिलने के लिए चला गया था और वो चैनल में कहने लग जाता है कि जैसा कि गेम 0-0 पर खत्म हो गई तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम किया होगा। और वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हें जितना खाना पीना है तो इतनी मौज करनी है तुम उतनी कर सकती हो और जो तुम्हारा जो भी बिल होगा अगले 2 दिनों का वो मैं पे करूँगा। इस पर वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसे कहने लग जाती हैं कि वो सैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर पीछे बैठी हुई एक लड़की उसे आंख मारते हुए भी कहती है कि जब तुम कभी फ्री हो तो मेरे साथ फन करने के लिए गिनसा में आ जाना। जाओ जी फिर वो चैन के पास जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मैं तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास टाइम है। जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि जैसे ये सारा काम कंप्लीट होगा तब तक तुम्हें वेट करना होगा। तो जाओ जी उसे कहने लग जाते हैं कि लेकिन मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। लेकिन जाओ जी अब ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी तो जाकर उसके कान में कुछ कहने लग जाती है। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तो ये सब कुछ देखने के साथ नीरू भी कहने लग जाती है कि आखिर इस मैडम के साथ क्या है, ये उसके साथ इतनी क्लोज क्यों है, कहीं ऐसा मतलब तो नहीं है कि वो चैन और इसके दरमियान भी कुछ चल रहा है। खैर अब जैसे इनकी पार्टी यहाँ पर खत्म हुई थी तो वो बाहर जाते हैं और लीरू बिंगू से ये सवाल पूछ ही लेते हैं कि वो मैडम तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रही थी, इसका क्या मतलब समझो कि तुम दोनों के दरमियान भी कुछ चल रहा है। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि डार्लिंग हम इसके बारे में जब हमारे पास टाइम होगा ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त हम मुसीबत में फंस चुके हैं। और वो उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, क्योंकि उसके काफ़ी सारे गुंडे लोग आए हुए थे और उनके पास हथियार वगैरह भी थे। और तभी ही दूसरे भी ओल्ड दाव के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके पास भी काफ़ी सारे हथियार लोग थे। अब इन दोनों गैंग से आपस में फाइट हो जाती है। लीरू बिंग कहती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इस पर वो बताता है कि वेल मुझे साउथ इंडियन के बारे में बताया था कि यहाँ पे ओल्ड दाव के लोग आए हुए हैं और इनके दरमियान फाइट होगी। मुझे बस इनकी वीडियो बनाकर उसे भेजनी है ताकि कल हेडलाइंस की न्यूज़ ही यही रहे। जबकि ये पहले न्यूज़ होने वाली थी कि ली फैमिली के लोगों के इनके साथ पंगा हो जाएगा, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अब जैसा कि ये फाइट सिर्फ हांगकांग और बर्मा के दरमियान होगी और जो हेडलाइंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो हम बस यहाँ पर रुक कर इस फाइट को एंजॉय करते हैं और फिर इसकी वीडियो बनाकर कल के न्यूज़ में दे देंगे। रूबिन जैसे ये सारी बात सुनती है तो कहने लग जाती है अच्छा तो मैडम मैं साहब इसलिए तुमसे ये बात करने के लिए आई थी। इसका लगता है कि मैं तो उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तो वो कहती है कि वो मैडम मेरे लिए फीलिंग तो रखती है लेकिन अभी तक हम इस रिलेशनशिप में आपस में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो रूबिन अब थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मुझे ये काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है कि वो एक खूबसूरत औरत है लेकिन अभी तक हम इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि अगर मैं इंटेलिजेंस के टर्म में बात करूं तो वो बिल्कुल मेरे जितनी ही इंटेलिजेंट है। और जैसा कि तुम जानती हो कि वो आखिर इन द एंड फॉरेनर भी है, अगर मेरी कंट्री को खतरे में आता है तो मुझे भी उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना होगा। इसलिए मैंने अभी तक उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाया कि बाद में फिर मुझे इसको लेकर पछताना पड़े।
नीरू बिंग जैसे फिर ये बात सुनती है तो उसे कहने लग जाते हैं कि लगता है कि होटल में मैं काफ़ी जेलस फील कर रही थी, लेकिन अब तुमने मुझे दोबारा रियलाइज करवा दिया है कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। तो इस पर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें इसके लिए रिवार्ड भी दूंगी। फिर वो जल्दी से उसके पास आती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। तो वूचन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये रिवार्ड बहुत ही कम है, तो क्यों ना फिर जब होटल में जाएंगे तो वहाँ पर मैं तुमसे रिवार्ड वसूल कर लूँ। तो इस पर वो कहती है कि तुम सच में बहुत बड़े परिवार हो। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जैसे ही अगले दिन बाबू ग्रुप में गए थे तो इस पर एक लड़की अटेंडेंट जो कि थी उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है जो तुम मिस बाबू से मिलने के लिए आए हो। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि नहीं, तुम जाकर फिर अपने बॉस को बता दो कि वो चैन उनसे मिलने के लिए आया है। उनके वो अटेंडेंट फिर अपने यंग मास्टर उनको कॉल करती है और बाबू को कहने लग जाता है कि यहाँ पर भूचैन आया है, उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो तुमसे मिलने के लिए आया है। तो इस पर बाबू अपने अटेंडेंट को कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे जल्दी से अंदर भेज दो। वो चैन अब जैसे उसके रूम में गया था तो वो बाबू को कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, मुझे लगेगा तुम्हें इससे ज़्यादा का इशू नहीं होगा कि हम अनइनवाइटेड ही आपसे मिलने के लिए आ गए। तो बाबू उसे देखने के साथ ही खुश होते हुए कहने लग जाता है कि वेल, तुम कल दफा दो दफा तो जीत गए थे, लेकिन मुझे अब इस बात को लेकर हैरानी है कि आखिर आज क्या हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए और वहीं पर दिंग रुई लोंग भी मौजूद था। तो वो चैन उससे कहने लग जाता है कि तुम जो कोई भी दिंग रुई लोंग के साथ करना चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ वही करने को तैयार हूँ, अब तुम ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। दिंग रुई लोंग को ये सुनने के साथ गुस्सा आता है, वो रीरू बिंग को कहने लग जाता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड में तो बेसिक एथिक्स भी नहीं है, तो ये भला हमारे सर्कल में कैसे फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। वो चेंजेस होने के साथ जल्दी से दिंग टोलियों के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर जैन, तो क्या आप इन एटिक्यूट का इस्तेमाल अपने सर्कल में करते हैं या फिर आप लोग इंटरेस्ट के बेस पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दिंग टोलियों को तो ये सब कुछ सुनने के साथ काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो चैन तो यही चाहता था ताकि उसे और ज़्यादा गुस्सा आए। तो बाव ये कहने लग जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि उसे भी इंटरेस्ट काफ़ी प्यारे थे, उसे भी इन बेसिक एटिक्यूट्स का कोई मतलब नहीं था। वोजन फिर उसे ये कहने लग जाता है कि क्या आपको पता है कि डिंग डुलोंग ने कल फुटबॉल के ऊपर पैसे लगाए हुए थे ताकि वो उसको आपको दे सके, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं अपने ये सारे पैसे हॉर्स रेसिंग के ऊपर लगाता। रूई लोंग को अब काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं जानता। मैंने तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा कर रखी हुई है और मुझे पता चला है कि तुम हॉर्सेस की गैम्बलिंग के बारे में ज़रा बराबर भी नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन जब आप खड़ा हुआ भाव से कहने लग जाता है कि वेल मास्टर रूई, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हमें बस इसे सुनना होगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो वचन उसे कहने लग जाता है कि मैं पर्सनली इसको खेलने वाला हूँ, आपको बस सिर्फ मेरे ऊपर बैट लगाना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बैट लगाना है। तो बावन से उसे कहने लग जाता है कि क्या ये इतना सिंपल है, जबकि दिंग टुलोंग उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये जो अपने ट्रिक्स वुमेन के ऊपर इस्तेमाल करते हो ये मर्दों के इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर खड़े हुए अपना बढ़ावा कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं लकी होता तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा जीत सकता, लेकिन मैं तुमसे 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा और 8 दफ़ा भी जीत चुका हूँ, तुम्हें लगता है कि क्या ये सब कुछ लक की वजह से है। तो बॉबी फिर उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर हम एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, अगर तुम इसे जीत लेते हो तो फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें इसके बदले में मुझे 300 मिलियन देने होंगे, तुम्हारा इसके बारे में अब क्या ख्याल है। भूचन कहने लग जाता है कि अगर मैं जीतना चाहूँ तो फिर मैं जीत कर ही रहता हूँ और मैं इस दफ़ा भी लाजमी जीतूंगा। अगर हम गैम्बल करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं हार गया तो मैं फ्यूचर में आपके लिए काम करूँगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो अगली दफ़ा आपको जितनी भी वहाँ पर डिंग रूई लोग नजर आए तो आपको उसकी पिटाई करना होगी और उसकी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करना होगी। डिंग रूई लोगों को अब काफी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लग जाता है कि वो चैन, आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो। जबकि बाबू से कहने लग जाता है कि हाँ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो चैन भी हंसते उसे कहने लग जाता है कि हाँ, ये तुम्हारा एक असला फैसला है। जबकि लीड ओबिंगन की ये बातें सुनने के साथ कहने लग जाती है कि ये दोनों तो अब बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, लगता है कि इन दोनों के दरमियान अब जो ऑड्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। और तकरीबन 2 घंटों के बाद हम वो चैन को देखते हैं कि वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो गया था। तो उसे इस तरह देखने के साथ भाव कहने लग जाता है कि लगता है कि वो चैन एक डिसेंट गाय है। तो इस पर ली रूबिन कहती है कि हाँ, ये तो सच्ची बात है, लेकिन इस सब की वजह से दिंग रूलों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हार जाता है तो आगे उसके साथ क्या होगा। अब जैसा कि उनकी हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो चैन लास्ट पर था, तो ये देखकर दिंग रूलों काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि वो देखो, वो तो लास्ट पर है, तो भला इसको वो कैसे जीतेगा। तो ली रूबिन गुस्से से उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपटीशन में रिजल्ट मैटर करता है, अगर तुम एक रियल मर्द होते तो तुम इस वक्त इतने एरोगेंटली बिहेव ना कर रहे होते। जबकि तभी वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर बाव काफी खुश हो गया था और कहने लग जाता है कि देखो, अब वो एक्सेलरेट कर चुका है और वो देखो सभी को पीछे छोड़ रहा है। और थोड़ी ही देर के बाद ही वो फिर इसे जीतने में कामयाब भी हो गया था। जैसे ही वो जीता तो लेहरू भी ये देखकर काफी खुशी हो जाती है। और तभी ही फिर वो चैन भी अपने ये फाइट जीतने के बाद ही उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यंग मास्टर जैन, क्या आप मेरे रिजल्ट से खुश हो गए और क्या आपको बैठ के एग्रीमेंट के बारे में जो मैंने कहा था वो मंजूर है।
बस इतना ही सुनना था कि तभी ही बागदिंग लोंग के फेस के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जो यही था। और उसे थप्पड़ मारने के बाद ये भी कहने लग जाता है कि दिंग रुई लोंग, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फ्यूचर में कभी हांगकांग मत आओ, क्योंकि अगर तुम फिर नज़रों के सामने आ जाओगे तो फिर तुम मुझे भी ऑफेंड करोगे, और मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। दिंग रुई लोंग वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन बाद में मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। अब वो तो खैर वहाँ से उससे चला गया था। उसके जाने के बाद ही भाई फिर वुजेन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या हम दोनों फ्यूचर में ब्रदर्स बन सकते हैं। तो इस पर वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। लिंग ड्यूलिंग अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी की कॉल होती है और उसे ये बताया जाता है कि ये जो शंघाई में अब जो शॉर्ट प्ले की कंपनी आगे बढ़ रही है वो चैन की मिस्ट्रेस हैं। उसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसे ये कहता है कि तुम जल्दी से उसके लिए सारे अरेंजमेंट कर दो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।